बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ स्प्रिंग अटैच का मैस है। एक मैस है जो एक स्प्रिंग के साथ क्या है अटैच है और वो क्या कर रहा है आपस में मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मोशन ऑफ मैस अटैच विद द स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के साथ कैसे अटैच है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक की डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक हुक लेनी है, हुक के साथ क्या करना है स्प्रिंग बांधना है, स्प्रिंग के साथ क्या करना है एक मैस बांध देना है। ठीक है, तो ये आपने वैसे ही रख देना है, ये एक कंडीशन हो जाएगी। दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि थोड़ी देर इसको रखने के बाद आपने ये मैस को पकड़ना और इसको खींचना है, और खींचने के बाद क्या करना है आपने इसको छोड़ देना है। तो जब आप इसको खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा ओ पोजीशन की तरफ जाने के बाद बी पोजीशन पे इधर रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, इधर एक फोर्स लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स, वो हम देखेंगे अभी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। तो इधर को मूव करना शुरू कर देगा। ये आपकी एक 3 केसेस में डायग्राम है। ठीक है, एक केस में आपने क्या करना, कोई काम नहीं करना, सिर्फ ऑपरेटर्स को जोड़ के आपने रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे में उसको मैस को पकड़ना और खींचना है और छोड़ देना है। तीसरे में क्या होगा, वो खुद ब खुद कंप्रेस होके साथ जुड़ जाएगा, और फिर वो मतलब ये 3 कंडीशन आप लोगों ने बनानी है डायग्राम के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारा टॉपिक के अंदर आपने ये डिस्कशन करनी है स्प्रिंग मैस, और ये वाला जो जितना भी आपने डाटा अंदर लिखना है वो ये सारी हेडिंग है। ये हेडिंग है, हेडिंग को मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी सारा डाटा आपको बुक पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन में क्या करना है, जो अभी आप लोगों को मैंने सारा कुछ बताया डायग्राम के बारे में, यही आपने क्या करना है एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। अब क्या करना है कि आपने करना है कंसीडर अ मैस अटैच टू विद द स्प्रिंग एंड अटैच टू अ हुक। ठीक है, उसके बाद लगाने के बाद आपने ये बताना है कि इसको हमने मेन पोजीशन ओ पे रखा। मेन पोजीशन क्या होती है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। मेन पोजीशन क्या होती है, आपने क्या करना है कि ये जो ओ पॉइंट है जहाँ रेस्ट पोजीशन है, ये वाली आपकी क्या है मेन पोजीशन है। ठीक है, और ये क्या है ए आपकी कौन सी है एक्सट्रीम पोजीशन, और बी भी क्या है आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये इंतहाई पोजीशन है, और ये क्या है आपकी नॉर्मल पोजीशन मेन पोजीशन है। ठीक है, तो आपने ये वाला सारा जो आपने डायग्राम के अंदर बनाया हुआ है, ये सारा आपने क्या करना है इधर लिख देना है। ठीक है, और इधर आपने एक और बात लिखनी है कि जब आपने इसको पकड़ के खींचा था तो ये जब वो लंबा हुआ तो वो कौन सी चीज़ पैदा होगी, एक्स। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, एक्स क्या है इसमें डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और जब ये वापस छोड़ेंगे तो दोबारा फिर क्या हो जाएगा, इधर ओ से बी की तरफ भी क्या होगा एक एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट इधर भी प्रोड्यूस होगा। एक्स क्या है एक डिस्प्लेसमेंट के तौर पर जाहिर किया है उसको। ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेनेशन ये वाले डायग्राम के अबाउट जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो आपने एक्सप्लेनेशन में लिख देनी है। उसके बाद कहता है कि आपने क्या करना है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। हुक्स लॉ की डेफिनेशन में क्या है कि जब आपने बाहर से कोई फोर्स लगाई थी, एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई आपने फोर्स लगा के इस मैच को खींचा था। ठीक है, तो क्या चीज़ पैदा हुई थी, एक्सल डिस्प्लेसमेंट पैदा हुई थी। तो आप यही तो हमारी डेफिनेशन बनती है, कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स जितनी आप ज़्यादा लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके डिस्प्लेसमेंट के। जितनी ज़्यादा आप इसको खींचेंगे उतना क्या होगा एक्स प्रोड्यूस होगा। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो यही डेफिनेशन है। कहता है एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है डिस्प्लेसमेंट के। तो ये वाला जो डेफिनेशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी हुक्स लॉ। ठीक है, तो हुक्स लॉ के बारे में आपने इधर डेफिनेशन लिखनी है और ये वाला पॉइंट लिखना है। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, वो कांस्टेंट कौन सा है, के। ठीक है, तो ये के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। के का क्या मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे हम देखते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर हम के को इधर रखें और एक्सटर्नल फोर्स और एक्स, तो ये क्या हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इस कॉल्ड क्या हो जाएगी स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी डेफिनेशन कैसे बन गई, जहाँ से बन गई द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड द लेंथ ऑफ द या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन बन गई।
और इधर से आपका के कांस्टेंट का यूनिट भी बन जाता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन और एक्स का यूनिट क्या होता है मीटर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर इसका क्या बन गया यूनिट बन गया किसका स्प्रिंग कांस्टेंट का। और के ऊपर भी डिपेंड करता है स्प्रिंग की वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्प्रिंग क्या हो जाएगा सॉफ्ट हल्का स्प्रिंग हो जाएगा, और जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना क्या हो जाएगा वो ज़्यादा सख्त और ज़्यादा भारी स्प्रिंग होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ें आपने 3 डिस्कस कर ली है। सबसे पहले क्या है एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या करना है ये डायग्राम के बारे में जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मेन पोजीशन पे है, दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, कौन सी चीज़ का प्रोड्यूस हुई, एक्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, तो आपने इधर इसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। हुक्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, द एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली लिख के ये वाला आपने साथ लिख देना है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, के स्प्रिंग कांस्टेंट की फिर डेफिनेशन आपने लिखनी है कि क्या डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन होगी, यूनिट आपने लिखना और साथ ये बताना है कि स्प्रिंग के जो के की वैल्यू जितनी कम होगी उतना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, जितनी ज़्यादा वैल्यू के की होगी उतना हार्ड स्प्रिंग होगा आपका। उसके बाद आपने रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि जब हमने इधर फोर्स लगाई थी, फोर्स लगाने के बाद जब हमने इसको छोड़ा था तो ये ओ पोजीशन पे भी रुका, ये बी पोजीशन पे चला गया। तो मतलब क्या है, हमने पुल किया और इसने क्या किया पुश किया। पुल और पुश के दरमियान एक फोर्स प्रोड्यूस हुई, जिस फोर्स को क्या कहते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स आपने याद रखनी है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगाएंगे स्प्रिंग के मैस के ऊपर, जब उसको आप छोड़ेंगे तो वो पोजीशन पर नहीं रुकेगा, वो बी पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो उसके अंदर कोई ऐसी तो फोर्स होगी जो उसको बी पोजीशन पर लेके जा रही है, तो वो कौन सी पोजीशन होगी, वो कौन सी फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। पुश एंड पुल्स टू एक्सर्ट अ ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की आपने क्या करनी है डेफिनेशन लिखनी है, और इसमें आपने थोड़ी सी मैथमेटिकल काम करना है। वो कौन सा काम करना है मैथमेटिकल, वो इधर आप देख लें। जब आपने फोर्स लगाई थी, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी, तो क्या हुआ प्रोड्यूस हुआ आपके पास एक्स, ये वाला एक्स। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इसको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो अब माइनस का क्या मतलब है, इसमें माइनस का ये मतलब है कि वो जो आपका एक्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का क्या है माइनस इसलिए लगाया रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर आपने इक्वल लगाना था। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर है, आपने ये लिखना है एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये लिखना था। अब फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए के, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एम ए के। ठीक है, तो माइनस के एक्स है, और इधर आपने क्या करना है ए रख देना है, और ये एम क्या ले आना नीचे ले आना, के ओवर एम और एक्स। अब आपको पता है कि ये वाली इक्वेशन बन गई। अब के क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, के क्या है कांस्टेंट, और एम क्या है, तीनों कंडीशंस में कांस्टेंट ही एक ही मैच है। तो मतलब क्या ये सारा कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, ये इस सारे की जगह पे के और एम की जगह पे, और ये माइनस लगाया और ये साथ एक्स लगा दें। ये आपके पास क्या बन गई, कंडीशन बन गई। फिर आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के मतलब किधर डायरेक्शन है, मेन पोजीशन की तरफ। देखिए एक्स में इधर प्रोड्यूस होकर दोबारा फिर ओके आ रहा है। ठीक है, और फिर अगर वो बी पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स का आके दोबारा फिर वापस ओ पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन यही डिनोट कर रही है कि आपका डिस्प्लेसमेंट ये जो माइनस है ये रिस्टोरिंग फोर्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने सारा रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर लिखना था। उसके बाद आपने इस डायग्राम के बारे में ये वाली इंफॉर्मेशन बतानी है कि वर्टिकल फोर्स एट मेन पोजीशन। आपको पता है कि ए के ऊपर मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन पे स्प्रिंग क्या है, बिल्कुल रेस्ट हालत में, मैच हालत रेस्ट में खड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इधर आपने क्या बताना है, वर्टिकल कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि वो
कोई फोर्स हमने बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाई नहीं, तो इधर क्या मेन पोजीशन पे उसकी पोजीशन 0 होगी, ठीक है। रेस्ट हालत में खड़ा होगा तो कोई फोर्स अमल नहीं करेगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी, इधर 0 हो जाएगी। उसके बाद स्पीड है, स्पीड ऑफ मैस। इस मैस की स्पीड आप जब आपने इसको पकड़ा तो जब इसको छोड़ा तो जब ये ओ की तरफ जाता है तो तेज़ी के साथ जाता है, तो मतलब क्या ओ पोजीशन पे इसकी क्या है, मेन पोजीशन पे इसकी क्या है, मैक्सिमम है स्पीड, और ए और बी पे इसकी क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो आपने स्पीड बताना है कि ओ पोजीशन मेन पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम स्पीड है और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी क्या है, मिनिमम स्पीड होती है, ठीक है। तो ये स्पीड के बारे में थोड़ा सा इधर बता देना। उसके बाद एक्सेलेरेशन ऑफ अ मैस। एक्सेलेरेशन आपको मैंने अभी ये बताया कि एक्सेलेरेशन हमेशा किधर की तरफ होता है, मेन पोजीशन की तरफ। ये -x है, यही तो डिनोट कर रहा है कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होने के बाद वो किधर को मूव करना शुरू कर देगा, मेन पोजीशन की तरफ। तो मेन पोजीशन की एक्सेलेरेशन मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है, ये इधर आपने लिखना है कि जब भी O से A की तरफ गया या O से B की तरफ गया या B से O की तरफ आया, तो वो सारा क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को जा रही होती है, मेन पोजीशन की तरफ जा रही होती है। तो मेन पोजीशन की तरफ जा रही होती है, ये आपने इधर लिखना है, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक शर्त है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की शर्त क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो वाली मोशन होगी जिसमें एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ होगा। तो आपने देखा स्प्रिंग का भी एक्सेलरेशन मेन पोजीशन की तरफ है। तो कंक्लूजन में आपने यही लिखना है कि सिंपल मोशन ऑफ मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग इज ऑलवेज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ये आपने इधर लिख देना है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना है आपने 2 पाई m/k। ये आपने फार्मूला इसका है, स्प्रिंग इसका मैस टू अटैच विद द स्प्रिंग, उसका ये टाइम पीरियड का फार्मूला है, ये आपने फार्मूला लिखना है। तो ये था सारा आपका लेक्चर। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, इस लेक्चर में 2 से 3 डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन बतानी है और इसके बारे में बताना है कि स्पीड का क्या होती है, इसकी एक्सेलरेशन किधर को होती है, इसकी कंक्लूजन बताना है, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको इतना मुश्किल नहीं ले लेना कि बहुत ईजी करके इसको समझना है, तो आपको समझ आ जाएगी। आपने पहले डायग्राम को अच्छे तरीके से समझना है कि कौन सी पोजीशन किधर को जा रही है, कैसे कैसे हो रहा है। तो ओ पोजीशन कौन सी है, मेन पोजीशन, ए पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन, बी पोजीशन कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब हमने ए पोजीशन पे कोई कुछ नहीं किया, बी पोजीशन पे उसको पकड़ के ए पे लाए और सी पे उसको छोड़ा तो वो बी पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपने ये सारी डायग्राम के बारे में लिखना है, हुक्स लॉ में उसकी डेफिनेशन और ये 2 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद केस में क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी, द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द मैस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये आपने लिखने के बाद ये यूनिट लिख देना है। यूनिट लिखने के बाद आपने क्या करना है, स्प्रिंग का बात बताना है कि जितनी वैल्यू इसकी छोटी होगी उतना सॉफ्ट स्प्रिंग होगा, जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी के की उतना हार्ड स्प्रिंग होगा। और स्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है कि जब हमने इसको सी पोजीशन पर छोड़ा था तो एक फोर्स प्रोड्यूस हुई थी, पुश एंड पुल्स वाली फोर्स, वो कौन सी फोर्स होगी, स्टोरिंग फोर्स। ये आपको बुक से डेफिनेशन मिल जाएगी। उसके बाद वर्टिकल फोर्स एट मेन पोजीशन, मेन पोजीशन पे कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स 0 होती है, इधर आपने ये लिखना है। उसके बाद स्पीड ओ मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है। एक्सेलरेशन टुवर्ड द ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन, ये आपने बताना है। कंक्लूजन में बताना है कि ये वाली मोशन कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ठीक है, चैप्टर का नाम भी है। और टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना और साथ बताना है कि M क्या है, मैस है, और K क्या है, कांस्टेंट। ये आपका सारा टॉपिक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगले लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।